बिहार के गया ज़िले के वजीरगंज थाना क्षेत्र से एक बड़ी ही दर्दनाक घटना आई है। दरअसल आज जो है एक ही गांव के 3 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना जो है वजीरगंज थाना क्षेत्र के चकसेव गांव की है, जहां पे एक कुआं साफ करने के क्रम में एक ही गांव के 3 युवक जो है जहरीली गैस के चपेट में आ जाने से एक एक करके तीनों की मौत हो गई। दरअसल तीनों एक ही गाँव के रहने वाले थे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है ये तीनों युवक जो है 20 फीट गहरी कुआं को साफ़ करना था, उसमें पानी नहीं थी। तो तीनों युवक ने बीड़ा उठाया कि इस कुएं को साफ़ किया जाए। तो आज करीब दोपहर 2 बजे एक युवक नीचे उतरा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गया। तभी एक दूसरा युवक जो ऊपर खड़ा था देख रहा था, तभी उसे लगा कि कुछ हुआ है, तभी वो नीचे उतरा। उसके बाद दूसरा युवक भी बेहोश होकर थोड़ी देर में गिर गया। तभी तीसरा युवक ने छलांग लगा दी कुएं में और तीनों युवक जो है जहरीली गैस के चपेट में एक एक कर तीनों की मौत हो गई। दरअसल इस घटना की सूचना गांव वालों ने 112 डायल को दी और पुलिस बल के अलावा गांव के सारे लोग ने मिलकर तीनों युवक को बाहर एक एक करके निकाला। उसके बाद स्थानीय हेल्थ सेंटर में ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दी। वहीं हम बता दें कि गाँव वालों में पूरी तरह से हाहाकार मच गया। परिवारजनों के हाल जो बुरा हाल है, रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल एक ही गाँव के 3 युवक थे और तीनों की एक एक करके मौत हो गई। दरअसल ये पुलिस ने है तीनों शवों को अपने कब्जे में लिया है और अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल मिली जानकारी ये भी है कि ये तीनों युवक जो एक ही गांव के रहने वाले, चकसेव गांव के रहने वाले थे और 20 फीट कुआं को साफ करने के क्रम में ये तीनों की एक एक करके मौत हो गई। दरअसल ये तीनों जो है जहरीली गैस के चपेट में आ गए और तीनों की मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि हो न हो गैस जो है जहरीली गैस कुएं में होगी और यही कारण है कि तीनों युवक जो है इसके चपेट में आए और एक एक करके तीनों की मौत हो गई। बिहार से एनबी के लिए मैं सुरेश निखर। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई आज पुलिस अधीक्षकों की बैठक ले रहे हैं और बैठक में साफ निर्देश जारी किए हैं। अगर पुरानी घटनाओं को लेकर के त्वरित कार्रवाई नहीं होती है या उन घटनाओं से जुड़े आपराधिक लोगों की अगर खोज खबर या फिर उनकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे एसपी नप जाएंगे। कुल मिलाकर के खास बात यह है कि कहीं न कहीं राजधानी हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे बस्तर संभाग हो, ऐसी स्थिति में जो एसपी हैं अगर संज्ञान नहीं लेते हैं और संज्ञान के साथ साथ अगर कहीं किसी तरीके से आपराधिक मामलों में अपराधियों को पकड़ने में कोताही जाहिर करते हैं तो ऐसी स्थिति में एसपी को तत्काल हटाने के निर्देश आईजी रैंक के अफसरों को दे दिया गया है। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या राजधानी में बढ़ते अपराध मामला चाहे सोमानी हत्याकांड हो, चाहे मामला हो लूटपाट की या फिर मामला हो चाकूबाजी की, क्योंकि राजधानी से जुड़ी हर विषय को लेकर के लगातार सीएम के पास सवाल मीडिया जगत में जगाती रही है और उनके संज्ञान में लाती रही है। अब खास बात यह है कि क्या राजधानी को कानून व्यवस्था में किस तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से ढाला जा सकता है, इसके ऊपर साफ निर्देश जारी कर दिया गया है। हो सकता है आने वाले कल में जो रायपुर एसपी है उनका भी तबादला हो जाए या फिर दुर्ग एसपी है उनका भी तबादला हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी अगर सीएम कहीं से है तो रायपुर और दुर्ग एसपी से नजर आ रहे हैं। अब देखने वाला विषय यह भी रहेगा कि क्या कब तक इस तरीके से कार्रवाई हो पाती है और कार्रवाई के बाद क्या कानून व्यवस्था बनाने वालों में किसकी शुमार जो है सबसे बड़ी रहती है। कैमरा पर्सन विकेश के साथ अखिलेश तिवारी, एएनबी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। परसों से जनपद में हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही जो लोग आवश्यक कार्य से गए हैं उन लोगों को बरसात का सामना करना, साथ ही जल भराव का सामना करना पड़ा है। साथ ही जो फसल बढ़ गई है और बाली निकल रही है, जैसे धान की फसल है, उस फसल को नुकसान हुआ, अन्य किसी फसल को नुकसान नहीं हुआ है। अरुण कुमार त्रिपाठी उप कृषि निदेशक ने जानकारी दी है कि जो फसल बढ़ गई है, साथ ही जिसमें बाली निकल रही है, उस फसल को नुकसान हुआ, अन्य फसल को नुकसान ना हुआ। जिन फसलों को पानी की आवश्यकता थी उन फसलों को पानी भी मिल गया है और इस बारिश से जल स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश होने की वजह से जल स्तर बढ़ेगा। मैं चरण सिंह, कैमरा पर्सन के साथ एएनवी संभल।
जम्मू कश्मीर की सियासत में इन दिनों जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है, इससे पहले यहाँ पर शायद किसी ने ये गुमान भी नहीं किया था कि जम्मू कश्मीर में इस कदर सियासी माहौल एक बार फिर तूल पकड़ेगा, क्योंकि 2019 के बाद यहाँ पे जिस तरह से जो सियासी माहौल पैदा हो गया है, खासकर PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जिस तरह से कई चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि 2019 के बाद यहाँ पे बहुत सारी जो सियासी जमातें वजूद में आई है, नई नई पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे बन गई है, जो किसी न किसी हद तक जो यहाँ पे सालों साल यहाँ पे हुकूमत का हिस्सा बनती रही है। PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके लिए किसी न किसी हद तक एक खतरे की अलामत बन सकती है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों की बात की जाए तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो सियासी माहौल बना हुआ है, काफी चैलेंजेस का सामना है, काफी नए सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज वजूद में आई है, जिन्होंने अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के लिए काफी हद तक एक चैलेंज खड़ा किया है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से इंजीनियर रशीद को हाल ही में इंटरम बेल मिली है, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम्स मुनक्कद किए, जलसे जुलूस किए, उन्होंने यहाँ पे अजीब कुछ मनाजिर पेश किए हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है जो जम्मू कश्मीर में, वो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि कई सारी सियासी जमातों का दावा है कि यहाँ पे अगली हुकूमत वही बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो 2019 के बाद जिस तरह से जम्मू खिते के साथ साथ कश्मीर खिते में भी भाजपा ने अपना एक मजबूत पॉलिटिकल कैडर बनाया है। कश्मीर में भी उन्होंने हर जगह से यहाँ पे कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए, साउथ कश्मीर की बात की जाए या सेंट्रल कश्मीर की बात की जाए, तकरीबन हर जिले से, हर कानाचौंसी से भाजपा ने भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, जो किसी न किसी हद तक यहाँ की जो सियासी जमातें हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनमें PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके लिए किसी न किसी हद तक वो खतरे की अलामत बन सकती है। गौरतलब बात है कि जिस तरह से जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इन दिनों जो सियासी माहौल जिस तरह से बना हुआ है, काफी दिलचस्पियां इसमें नजर आ रही है। सियासी दौर का एक बार फिर आगाज हुआ है। यहाँ पे पूरी तरह से जो सियासी जमातें हैं, उनके रहनुमा एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो ही वक्त कम रह गया है, अब 18 तारीख से यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर जो विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा, देखना बाकी है कि किस हद तक ये कॉम्पिटिशन हो सकता है, किसके हक में जीत होगी और किसके हक में हार होगी, कौन असेंबली में जाकर यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी कर सकेगा। NB न्यूज के लिए मैं श्रीनगर से निसार अहमद। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का जो है आज समापन हुआ है। भैरव मंदिर में जो है ये समापन किया गया है, केदारनाथ मंदिर के पास। और करण महाराज जो है इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। 24 जुलाई को जो है हरिद्वार के हर की पैड़ी से यह यात्रा शुरू हुई थी और इस यात्रा का मकसद था कि जिस तरह से भगवान जो केदारनाथ के गर्भगृह से 230 किलो सोना चोरी का मामला उठा था और उसी को लेकर एक और मामला भी उठा था, दिल्ली में जो है भगवान केदारनाथ की शिला को ले जाया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है यह यात्रा निकाली गई थी और इस तरह के जो लगातार मुद्दे उठ रहे थे केदारनाथ को लेकर, इसी को लेकर कांग्रेस ने जो है बीच में यह यात्रा स्थगित भी करनी पड़ी थी, क्योंकि मौसम जो है उत्तराखंड में लगातार बदल रहा था। 31 जुलाई को यह यात्रा स्थगित की गई थी। उसके बाद फिर से जो है कल यानी कि सीतापुर से यह यात्रा शुरू हुई है और जो है आज केदारनाथ में जो है संपन्न हुई है। भगवान का वहां पर जलाभिषेक भी किया है और इस यात्रा में तमाम बड़े नेता भी जो है मौजूद रहे हैं। वो पैदल यात्रा उन्होंने जो है हरिद्वार से केदारनाथ तक की है और अनेकों कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के, वो भी इस यात्रा में शामिल रहे हैं और इस यात्रा को जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने जो है सफल बनाया है। इससे जो है कहीं ना कहीं एक बदलाव भी जो है उत्तराखंड में देखने को मिलेगा कि इस तरह की जो ऐतिहासिक यात्रा कांग्रेस ने की है वह कहीं ना कहीं मील का पत्थर भी जो है साबित होगी। ऐसे में जो है उपचुनाव भी केदारनाथ में होने हैं और केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर भी जो है कांग्रेस अपनी पूरी तैयारियों के साथ उपचुनाव में भी उतरने वाली है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरे सूबे में चाहते हैं कि हर जनपद में थानों का सौंदर्यकरण किया जाए, वहीं देखिए जनपद फिरोजाबाद का ये पहला थाना है मक्खनपुर, जिसका सौंदर्यकरण अपर पुलिस महानिर्देशक अनुपम कुलश्रेष्ठ आगरा जोन एवं दीपक कुमार पुलिस महानिरीक्षक आगरा जोन के कर कमलों के द्वारा ये किया गया। वहीं मैं आपको इस जो थाना है मक्खनपुर अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार यहाँ दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पूरे थाने का देखिए काया कल्प
पलट गया है देखिए। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो यहाँ के मुखिया सौरभ दीक्षित जी हैं, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उनके अथक प्रयास से इस थाने का सौंदर्यीकरण किया गया है। वहीं देखिए यहाँ जो महिला पुलिस कर्मी हैं वो जब ड्यूटी के लिए तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके खेलने के लिए भी देखिए एक ये अच्छा खेलने का एक बहुत बढ़िया प्ले ग्राउंड तो नहीं, एक बहुत अच्छा यहाँ देखिए बच्चे यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे खेलने के लिए यहाँ पर उनके लिए सारे सामान रखे हैं। तो सचमुच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के द्वारा ये बहुत। और देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन को यहाँ दिखा दीजिए, ये महिला डेस्क, तो सचमुच ये जनपद फिरोजा के लिए एक मिसाल साबित होगी। और यहाँ आने वाले जो लोग हैं वो सचमुच एक जो उन्हें एक अच्छा वातावरण, एक साफ सुथरा वातावरण मिले तो सचमुच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये जो कहा गया है तो वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे ये देखने को भी मिल रहा है। और इसका श्रेय पूरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के द्वारा ये किया गया। और यहाँ के जो देखिए थाना प्रभारी हैं, इनकी भी अथक, इस थाने का जब रेनोवेशन हो रहा था उन्होंने काफी मेहनत की उनकी पुलिस टीम के द्वारा। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन का राजदीप प्रभाकर, एनबी न्यूज़ फिरोजाबाद। असम के सोनापुर में बीते कल एक एविक्शन शुरू हुआ था और उस एविक्शन में वहां का जो ट्राइबल बेल्ट एरिया है वहां पर अवैध रूप से रहने वाले कई लोगों ने पुलिस पर आक्रमण कर दिया। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो जो एरिया है वो ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक एरिया है और वहां पर एक श्रेणी के लोग ही रह सकते हैं और अगर कोई अन्य श्रेणी के लोग रहते हैं तो वो अवैध है। और ये जो रूल था कांग्रेस के दिनों में ही बनाया गया था ये कानून, और उसके बाद से ही ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक में एक श्रेणी के लोग ही रह सकते हैं। लेकिन ये जो लोग थे ये लोग वहाँ पर रह रहे थे अवैध तरीके से और वहाँ पर एविक्शन शुरू हुआ था। और एविक्शन के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस उन लोगों को उत्साह दे रहे थे और इस घटना को लेकर विरोध कर रहे थे और उसके बाद ही वो लोग उत्तेजित होकर पुलिस पर आक्रमण किया गया था। और अभी भी देखा जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी अभी भी घायल है और उनका इलाज अभी भी चल रहा है। और घटना को लेकर आज सोनापुर में असम के डीजीपी जीपी सिंह उस घटना को लेकर जांच कर रहे हैं सोनापुर में आकर। असम से मैं सनन हीरा, एनबी न्यूज़। काल सोनापुर में हमारा एक ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक है। कांग्रेस का जमाना में ये ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक का कानून लाया गया कि ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में एक श्रेणी का लोगों को सिवा और कोई भूमि में वहां बैठ नहीं सकता है। ट्राइबल अंडर प्रोटेक्टेड क्लास, उनको ही वहां बैठने का अनुमति है, बाकी लोगों को बैठने का अनुमति नहीं है। तो ये गैर कानूनी था, हमने उनको एविक्शन किया। फिर कांग्रेस ने काल उनको बहुत सारा इंस्टिगेट किया कि आप लोग को एविक्शन नहीं करना चाहिए था, एविक्शन गलत है। तो ये जो एविक्टेड पीपल है पहले घर चला गया था, उनका जो ओरिजिनल घर है, फिर वो लोग वायलेंट हो गया। जब कांग्रेस ने इंस्टिगेट किया, पुलिस को बहुत सारा वेपन लेके, शार्प वेपन लेके पुलिस को मारा, पुलिस को हमला किया। फिर पुलिस ने रिटालिएट भी किया। अभी ठंडा है, एविक्शन चल रहा है, लेकिन यही लोग रेल पट्टी का ऊपर भी आ गया है। और बांग्लादेश में जैसे नारा लगाया गया था वही नारा यहाँ लगाया गया है। तो थोड़ा सा लगता है कि बहुत सारा फंडामेंटलिज्म घुस गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और अस्पताल के कर्मचारियों की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई। लेकिन इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। समय पर अस्पताल में मरीजों को आनन फानन में दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अस्पताल के मरम्मत और रख रखाव के लिए लगातार मांग की जा रही थी।
लेकिन समय पर मेंटेनेंस कार्य नहीं कराए गए। अस्पताल में लंबे समय से अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी, जिसका खामियाजा ये देखने को मिला कि अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। घटना के बाद इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आग लगने के बाद अस्पताल के कर्मचारियों एवं सुरक्षा गार्डों के तत्परता के वजह से ये बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई है और आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन ये घटना हुई है, इससे स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधन के ऊपर बड़ा सवाल उठ रहा है। ANB न्यूज़ के लिए संतोष रात्रे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार जहां नई नई बिजली विभाग की योजना लेके आ रहा, तो अगर बात करें तो अलीगढ़ जिले में 3 दिन से लगातार बिजली गुल नज़र आ रही है। क्योंकि अलीगढ़ जो कहता है अलीगढ़ मंडल, जिसे अलीगढ़ में 7 विधायक, सांसद, 2 सांसद, MLC सब हैं। अलीगढ़ मंडल की बात करें तो अगर बात करें हम बिजली के लिए लेकर, तो बिजली के लिए लेकर अगर बात करी जाए तो जलाली नगर पंचायत में 3 दिन से लगातार बिजली नहीं आ रही है। और बिजली ना आने का कारण अगर बिजली अधिकारियों से बात करी जाती है तो वो तरह तरह की बातें बनाते हुए नजर आ रहे हैं और पब्लिक को गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके आज पब्लिक भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे क्या समस्या और क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? सुभाष पचौरी। क्या परेशानी आ रही है बिजली को लेकर? 3 दिन से लाइट नहीं आई है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों पर पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है कि हर घर जल नल योजना, लेकिन लोगों के अपने आधुनिक युग में स्वयं समर लगी हुई है, लेकिन लोगों के यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। नल तो है ही नहीं है, और जो टंकी की जो सप्लाई होती थी नगर पंचायत से, वो भी सप्लाई पूरी तरह से बंद है। लोग प्यासे मरे जा रहे हैं। वो तो एक मौसम, एक सुहावना है जो बारिश हो रही है, उस वजह से लोगों को इतनी पानी की किल्लत नहीं है। अगर ये गर्मी का मौसम होता तो शायद 2-4 लोग बहुत परेशान हो गए होते। और लाइट ना आने के कारण अधिकारियों से बात करें तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी अब तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। कहो तो वो टालम मटोल करते हैं कि अभी ठेकेदार से कहा गया कि अभी कर्मचारी आए हुए हैं कि आए हुए हैं। 3 दिन लगातार हो गए, लोग बच्चे सब बेहाल हैं, बहुत बड़ी परेशानी है। लाइट और भी हमारे साथ है, उनसे जानना चाहें। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार माथुरे। अच्छा, ये बताइए बिजली के लेकर क्या समस्या है? समस्या है 3-4 दिन से कस्बे के अंदर लाइट नहीं आ रही, लोग परेशान हैं पानी से और उजीते से। उजाला नहीं है घरों में। कोई भी घटना या कोई भी हादसा हो सकता है। अगर मौसम खराब है, इसका मतलब ये, इसके मायने ये नहीं है कि लाइट ना दी जाए, बस यही है कि लाइट दी जाए। अधिकारियों से बात करिए इस मामले में, क्या कह रहा है उनका? अधिकारियों का कहना यह है वो टाल मटोल रवैया है, फोन वगैरह उठा रहे नहीं है, ना एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो लोग बागों का सीधा कहना है इस तरीके से 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, और महिलाएं जो कि खाना मोमबत्ती की रोशनी में, और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से ये लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो आदेश है उसको धज्जियां उड़ाते हुए सरकार, बिजली विभाग पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है। क्योंकि लगातार जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहा है कि जहां 24 घंटे के अंदर जो भी समस्या हो उसका निवारण किया जाए, और जहां बात करें तो नगर पंचायत जलाली में 3 दिन से बिजली ना होने की वजह से अब आप लगा सकते हैं कि इसका अंदाजा क्या और क्या हो सकता है। क्योंकि अधिकारियों के ऊपर अब होने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अलीगढ़ से ANB न्यूज़ के लिए आशीष भाट। आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत जो है वो मिल चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरीके से प्रयास लगाए जा रहे थे, कोशिशें की जा रही थी कि कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि बार बार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, और ईडी की तरफ से कहीं ना कहीं उनको जमानत मिल चुकी थी, मगर CBI केस के अंदर फिर भी उनको राहत नहीं मिलती नजर आ रही थी। अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है। सुबह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल फैसला दिया गया है, और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को अब जमानत जो है उनकी मंजूर हो चुकी है। मगर इसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि भगवत मान जो है वो भी दिल्ली आ चुके हैं, और मनीष सिसोदिया, यहाँ तक कि आतिशी की बात करें, सभी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से निकलने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। और यही इंतजार जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की लहर बन चुकी है, क्योंकि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार जो है वो करते हुए नजर आएंगे। मगर कुछ शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत जो है वो दी गई है।
यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल सीएम होने के बावजूद भी किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। यानी कि सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं शर्तों के आधार पर उनको राहत जरूर मिली है, मगर अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है जिस तरीके से खुशी मना रही है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी कोशिशें करती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद कितनी और खुशी जो है वो उत्पन्न हो सकती है। मगर यहाँ पर इसको लेकर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाती नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अभी शराब घोटाले के अंदर सिर्फ राहत मिली है, जमानत मिली है, ना कि उनको केस से बरी किया गया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, दोनों ही अभी तक दिल्ली के अंदर राजनीति सियासत जो है वो गरमाई हुई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी किए जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो इस अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो है उनके बीच में देखने को मिल रही है। अब शाम होते होते कहीं ना कहीं सबको इंतजार रहेगा अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर निकलने का। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिल गई है। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल 177 दिन से जेल के अंदर थे, जिसमें से 21 दिन के उनको पैरोल पर छूट मिली थी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल 156 दिन जेल के अंदर है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने उन्हें जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया कि अरविंद केजरीवाल अपने केस से संबंधित किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और साथ ही साधारण या जनमंच से कहीं पर भी अपने केस से संबंधित कोई बयान नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल के जेल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बनता है। और साथ ही बात की जाए हरियाणा विधानसभा चुनाव की तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक हिम्मत सी आ गया कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के आने के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। उनके पार्टी कार्यकर्ता अपने कार्यालय पर लड्डू बांटकर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की खुशी मना रहे हैं। अम्बुज उपाध्याय, एएनबी न्यूज, दिल्ली। तेज रफ्तार कार की कहर से पिता पुत्र की मौत। आपको बता दें खबर प्रतापगढ़ जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल मेढ़ावा गांव से संबंधित है। आपको बता दें मेढ़ावा गांव के पास काम करके वापस घर लौट रहे मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें पुत्र की मौके पर मौत हो गई तो वहीं पर अस्पताल ले जाते समय पिता ने भी तोड़ा दम। आपको बता दें कि हिरऊ के पुरवा बेल्हा निवासी कन्हैया लाल अपने पुत्र के साथ मजदूरी का काम करते थे। मजदूरी का काम कर देर शाम घर लौट रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही आशीष कुमार की मौत हो गई तो वहीं पर पिता कन्हैया लाल को गंभीर हालत में स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से लालगंज ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां पर गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही कन्हैया लाल की भी सांसें थम गई। सूचना मिलने पर परिजनों में मचा कोहराम। स्थानीय पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि कहीं न कहीं नशे में थे कार चालक, कार को अनियंत्रित हो गई थी, जिसके बाद पीछे से बाइक में मारी थी टक्कर। स्थानीय पुलिस के द्वारा कार को भी मौके से कब्जे में ले लिया गया है। एएनबी न्यूज से प्रतापगढ़ के लिए लवलेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। 12/9/2024 को समय करीब 8:30 बजे रात्रि में रानीगंज कठोला की तरफ से हिरोगंज के निवासी आ रहे थे। रायबरेली की तरफ से एक टियागो गाड़ी जो तेजी लापरवाही से आते हुए पीछे से बेल्हा के पास में टक्कर मार दिया मढ़ावा, जहां पे तत्काल एक व्यक्ति मृत्यु हो गई, दूसरा घायल हो गया था। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया था, जहां पे उनकी भी मृत्यु हो गई है। गाड़ी को कब्जे में ले ली गई है, जो ड्राइवर है उसकी तलाश जारी है। गाड़ी पे सर कुछ बोतलें भी मिली हैं। गाड़ी की तलाशी में एक ब्लेंडर स्प्राइट की बोतल मिली है। ड्राइवर मिलने पे अधिक विधिक कार्रवाई की जाएगी। संजौली मस्जिद विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। आज मंडी मस्जिद मामले में जो है फैसला आ गया है, लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है। हालांकि मस्जिद जो वहाँ की जो मस्जिद कमेटी थी उन्होंने पिछले कल से ही जो अवैध निर्माण था, एक कमरा तोड़ डाला था और एक दीवार उन्होंने तोड़ डाली थी।
लेकिन इसी से जो है हिंदू संगठन सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। कल भी जो मस्जिद यहाँ सिजौली जो कमेटी है मस्जिद की, उन्होंने एक पहल करते हुए कहा था कि जो हिस्सा अवैध है, जिस हिस्से को अवैध कहा जा रहा है, वो हिस्सा वो खुद तोड़ने के लिए तैयार है अगर कोर्ट ऑर्डर दे, और जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है तब तक उस हिस्से को सील किया जाए। लेकिन जो हिंदू संगठन है वो इस मामले में झुकते नजर नहीं आ रहे हैं, वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी गई है, इसमें देखिए कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो धरातल से ये अवैध निर्माण है, तो क्या वो धरातल से ये मस्जिद तोड़ने के लिए तैयार है? तो इसमें आने वाले दिनों में कोई हल है फिलहाल दिखता नजर नहीं आ रहा। लेकिन सरकार जो है इस पक्ष को गंभीरता से लेने लगी है। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें भाजपा, CPIM, आप और अन्य जो क्षेत्रीय दल है वो शामिल हुए, और जो ये नेता थे भाजपा के भी, उन्होंने जब बात की और वहाँ पे पाया कि जो ये चीज़ें उभर कर आई हैं, कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी हिमाचल के पास नहीं है, उसके कारण जो है ये विवाद जो है इतना ज़्यादा फैल गया है। तो ऐसे में सरकार ने कहा है कि जल्द ही पूरे प्रदेश के लिए स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी लाई जाएगी, और साथ ही जो जिस तरह से जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उसके वेरिफिकेशन के लिए, और जो स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी उसके लिए जो विधानसभा अध्यक्ष है कुलदीप सिंह पठानिया, उनके वो एक जो है कमेटी का गठन करेंगे जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक शामिल होंगे, और दोनों लोग जो है जनप्रतिनिधियों से तमाम लोगों से बात करेंगे कि जो स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी है उसमें आखिर लोग चाहते क्या हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये रहने वाली है कि क्या जितना अभी तक का जो घटनाक्रम हुआ है उससे क्या हिंदू संगठन या हिंदू ये कहें कि जो स्थानीय लोग हैं वो सेटिस्फाइड हो पाते हैं, वो अपना कदम पीछे रखते हैं, क्योंकि कल के लिए जो हिंदू संगठन है उन्होंने हिमाचल बंद का आह्वान किया है। तो अब देखने वाली बात ये रहने वाली है कि क्या कल हिमाचल बंद का कोई असर यहाँ पे देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि जो हिंदू संगठन है वो मंडी भी पहुंचे थे, वहाँ भी उन्होंने कोशिश की थी मस्जिद तक जाने की, लेकिन वहाँ पे जो है पुलिस का पुख्ता इंतजाम था, पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जो लोग थे वहीं पर उन्होंने जो है अपना जो रोष प्रदर्शन है वो वहाँ पर किया। तो ऐसे में आप देखिए कि तमाम हिमाचल में ये रोष प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने जो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, अब लग रहा है कि जो हल है वो सरकार जो है गंभीरता से निकालने के मूड में है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो हिंदू संगठन और स्थानीय लोग हैं, क्या ये जो पहल मुस्लिम समाज की तरफ से की गई है और सरकार ने ये जो आज कहा है, क्या जो हिंदू जो संगठन है वो इससे संतुष्ट हो पाते हैं और अपना जो कॉल है कल का हिमाचल बंद का, क्या वो वापस ले पाते हैं? शिमला से NV न्यूज़ के लिए।